नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और पिछली क्लास में हम जो फोर्थ ग्रेड के बच्चे हैं उनके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह जो भी राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो और जिन जिन भी एग्जाम में साइंस का के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो ये काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज को। तो इसमें जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, अगर कोई बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं। तो अगर हम जनरली भी सोचे तो एक बच्चे के बीमार होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हमें दिखाई देता है कि या तो उसके क्या है, पोषण में कमी है, उसे प्रॉपर क्या नहीं मिल रहा है, पोषण, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। सेकेंड कारण क्या हो सकता है कि स्वच्छता में कमी हो सकती है। क्या हो सकती है, स्वच्छता में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है कि उसका जो आसपास का की क्लीनलीनेस है वो क्या है, प्रॉपर नहीं है, तो जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। थर्ड रीजन क्या हो सकता है, प्रदूषण। ठीक है। और लास्ट क्या हो सकता है, उसका वैक्सीनेशन या टीकाकरण प्रॉपर नहीं हुआ। ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से बच्चा क्या हो सकता है, बार बार बीमार हो सकता है। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि बच्चा किस किस कारण से बीमार हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके घर के आसपास पानी जमा है तो कौन कौन से रोगों के जोखिम बढ़ सकते हैं, सोचिए और कारण बताइए। तो अगर हम हमारे आसपास अगर देखें और अगर जैसे टंकियां वगैरह है या फिर कोई गड्ढे वगैरह वहां पे पानी जमा रहता है तो वहां पे क्या होता है, मच्छर पनप जाते हैं। तो ये कौन कौन से रोग फैला सकते हैं। तो जनरली हमारे दिमाग में विचार आते हैं कि मलेरिया हो सकता है। और ये मलेरिया रोग किससे होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। दूसरा रोग क्या हो सकता है, डेंगू हो सकता है। ये डेंगू वायरस से फैलता है। ठीक है। और तीसरा हो सकता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये कुछ एक रोग है जो कि पानी में मतलब एक तरह से क्या होता है, मतलब पनप जाते हैं। जहां पे भी पानी इकट्ठा रहता है तो वहां पर ये क्या हो जाता है, पनप जाते हैं। कुछ तीन रोग कुछ एक रोग है जो क्या होते हैं, पनप जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालने का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो हमने आजकल जनरली देखा है या जो भी सिटी एरियाज में रहते हैं तो वहां पर एक गाड़ी आती है। तो उसमें दो तरह के डब्बे होते हैं, एक सूखा कचरा के लिए और एक गीला कचरा के लिए। तो आपने देखा होगा जो सूखा कचरा है उसको हम ब्लू कलर के डब्बे में, नीले कलर के डब्बे में डालते हैं। और दूसरा क्या है, गीला कचरा, तो इसको हम हरे कलर के डब्बे में डालते हैं। किसमें, ग्रीन कलर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के पीछे क्या साइंटिफिक कारण हो सकता है। तो साइंटिफिक कारण ये है कि अगर हम, एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, एक इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक जो वेस्ट होता है उसका तो क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन, यानी कि हम जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उससे क्या कर सकते हैं कि उसका एक तरह से अपघटन कर सकते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे ई वेस्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल के लिए वापस यूज कर सकते हैं। इस वजह से दोनों को सेपरेट रखा जाता है। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक वेस्ट या अकार्बनिक होता है तो उसका क्या नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है, उसको क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। क्या किया जाता है, रिसाइकल। और फिर हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे।
ठीक है, तो इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण हो सकता है। जबकि क्या, जो कार्बनिक अपशिष्ट होता है उसका तो क्या किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। रीयूज क्या, डिकम्पोजिशन किया जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। नेक्स्ट है 3R में प्राथमिकता का क्रम क्या माना जाता है। ये जो 3R है, तो इसका प्राथमिकता मतलब क्या हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हैं, तो जब हम यूज कर रहे हैं तो पहले हम क्या करें, उनका उपयोग कम करें। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रिड्यूस करने के बाद रीयूज करेंगे, और अगर हो सकता है तो फिर रिसाइकल करेंगे। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है, सही है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिश्रित कचरे में गीला और सूखा अलग अलग न करने के प्रमुख नुकसान क्या है। तो अभी जस्ट हमने बात की गीला कचरा और सूखा कचरा, उसको अगर हम सेपरेट नहीं करते तो क्या नुकसान हो सकता है। तो उसका हम प्रॉपर रीयूज नहीं कर पाएंगे, यानी और रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको देखा है कि गीला कचरा और सूखा कचरा को सेपरेट करने के पीछे साइंटिफिक कारण क्या था, ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट, कार्बनिक का अकार्बनिक जो भी अपशिष्ट था उसको सेपरेट करने से एक का डिकम्पोजिशन किया जा सकता है, दूसरे का क्या किया जाता है, रीयूज किया जा सकता है और रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ई वेस्ट का उचित प्रबंधन क्यों जरूरी है। जो ई वेस्ट है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गए, या फिर इससे जो भी पदार्थ है जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते, अपघटन नहीं किया जा सकता। तो वायर वगैरह प्लास्टिक के, तो और इनमें क्या होती है, भारी धातुएं होती है, तो इनका क्या नहीं किया जा सकता है, डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता है। तो ई वेस्ट का उचित प्रबंधन क्यों जरूरी, तो इसमें भारी धातुएं और विषैले तत्व होते हैं, इसलिए इनका प्रबंधन क्या है, जरूरी है। इनका प्रबंधन क्यों जरूरी है कि इसमें धातुएं होती है और विषैली, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, बाकी तो ये यहाँ जैविक कचरा नहीं है। दूसरा, इसमें केवल प्लास्टिक होता है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ स्वतः विघटित होते हैं, तो नहीं होते। ये ऑटोमेटिक या स्वतः क्या नहीं होते, विघटित नहीं होते, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस प्लांट में कौन सी प्रक्रिया से गैस बनती है। क्या एरोबिक विघटन होता है। एरोबिक विघटन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा है एनारोबिक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और थर्ड है थर्मल क्रैकिंग, मतलब एक तरह से ताप या हीट देकर उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। और फोटोकेमिकल रिएक्शन तो क्या होती है, हमें जनरली पता है, प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वो क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो बायोगैस प्लांट में तो क्या बनती है, मिथेन बनती है, और मिथेन क्या है, एनारोबिक विघटन से बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन CH4। मिथेन क्या होती है, CH4, एनारोबिक विघटन। सार्वजनिक स्थान पर खांसी जुकाम वाले व्यक्ति से दूरी या मास्क का तर्क है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर के अगर कोई व्यक्ति है वो खांस रहा है, सर्दी जुकाम है, तो उससे या तो मास्क पहनने के लिए कहा जाता है या उससे दूरी बनाई रखी जाए। उसके पीछे कारण क्या होता है कि ये जो सर्दी जुकाम है तो उससे क्या हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से बाहर निकलेंगे तो उससे हमें क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, फोमाइट और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन घटाना।
तो हम क्या करना चाहते हैं, उसका ट्रांसमिशन है वो क्या करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। बाकी एनीमिया नहीं हो सकता है। ये एनीमिया किसकी वजह से होता है, आरबीसी या रक्त की कमी की वजह से, तो ये नहीं हो सकता है। फंगल यानी कि रेसेस वगैरह, तो ये एक तरह से ये भी नहीं हो सकता है। केवल गंध से बचना, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया फैलने की कड़ी तोड़ने का सबसे लक्षित तरीका क्या है। अब मलेरिया किससे फैलता है, तो हमने कहा कि जो मच्छर है तो वो क्या करते हैं, एक तरह से स्पोरोजाइट बनाते हैं। तो उसका हम क्या करें कि जहां पर ये प्रजनन करते हैं उस स्थल को ही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो उससे क्या हो सकता है कि इनका कड़ी एक तरह से ब्रेक हो जाएगी। बाकी तो वैक्सीनेशन वगैरह तो किसी पर्टिकुलर एक इंसान को किया जा सकता है, एंटीबायोटिक तो किसी व्यक्ति को देंगे, और फाइबर वगैरह तो एक व्यक्ति, तो उसका क्या नहीं हो सकता है, कड़ी नहीं ब्रेक की जा सकती। लेकिन अगर हम उसका प्रजनन स्थल ही तोड़ दें तो क्या हो सकता है, हम इस बीमारी को का रोकथाम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यदि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो श्वसन दर क्या होगी। अब जो CO2 होती है, अगर CO2 बढ़ेगी तो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और अगर CO2 बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि हमारी ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगी कि हमारी जो श्वसन दर होगी वो फास्ट फास्ट क्रिया करने लगेगी, श्वसन करने लगेगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही, डेफिशिएंसी हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या आंसर सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। शरीर का फिल्टर अंग किसको कहा जाता है, क्या हृदय को कहा जाता है। तो हृदय को तो हम क्या कहते हैं, ये पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है, रक्त को एक तरह से पंप करता है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ए ऑप्शन सही नहीं है। फेफड़े, फेफड़े को काम क्या है, ये जो वायु है उनको क्या कर रहा है, एल्वोलाई में एक तरह से स्टोर करने का काम करता है। ये भी नहीं है। फिर यकृत, लीवर, लीवर का काम क्या है, क्या फिल्टर करने का काम है। तो इसमें मल्टीपल वर्क है, लेकिन एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। किडनी क्या करती है, रक्त का फिल्टर करती है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो शरीर का फिल्टर अंग किसको कहा जाता है, गुर्दा या किडनी को कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं किडनी। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो ये हमने के जो विटामिन वाले पार्ट है उसमें हमने पढ़ के भी रखा हुआ है कि अलग अलग विटामिन का क्या क्या काम होता है। ए का काम क्या होता है, ये जो रतौंधी रोग है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी नहीं है। दूसरा विटामिन बी, ये कॉम्प्लेक्स है, इस ये क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के, इसका काम क्या है, थक्का बनाना, रक्त का थक्का, क्लोट बनाने का काम कौन करता है, विटामिन के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी हमने जस्ट देखा कि हम रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल क्यों कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण किया जा सके। तो अगर इसमें से अगर वो ऑप्शन दे रखा हुआ है तो वो क्या होगा, सही होगा। तो जैसे औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्रदूषण फैलाना, केवल आर्थिक विकास। तो हम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है
जिसमें एक तो हमने कहा कि ये कार्बनिक है और दूसरे हैं अकार्बनिक। तो कार्बनिक का तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, तो जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन कुछ एक जैसे होते हैं, जो ई वेस्ट हो गया या फिर प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो इनका क्या नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं होता, आसानी से ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं। तो अब इनको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो उसका अल्टीमेट जो रीजन है तो वो तो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, ये सबको लगभग पता होना चाहिए और काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और आता है आरएनए, तो उसका क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ है। ये क्या है, आरएनए और डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। जो आरएनए होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, और डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड, द्विकुंडलिक संरचना है। ठीक है, तो इनको भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये बेसिक हमें क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और ये जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मतलब जो मॉडल दिया वो किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब Na को पानी में डाला जाता है तो क्या होगा, केवल गर्मी उत्पन्न होती है, केवल गैस निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, वह हाइड्रोजन गैस बनती है, या कोई परिवर्तन नहीं। सोडियम क्या है, एक धातु है, और जब धातु की अभिक्रिया पानी के साथ करवाई जाती है तो क्या करता है, H2 गैस तो रिलीज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, साथ में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। मतलब ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि जो हीट होती है वो रिलीज होती है, एक होती है अवशोषण, तो यहाँ पर क्या होती है, हीट रिलीज होती है, ऊर्जा यानी कि ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी विद्यार्थी ने पानी से भरे गिलास में पेंसिल डाली तो वहां टूटी हुई दिखाई दी, यह किस कारण हुआ। हमको जनरली पता है परावर्तन का मतलब क्या होता है, कि जो प्रकाश की किरण है वो क्या कर हो रही है, किसी सतह से टकराती है और वो क्या हो जाती है, पुनः वापस लौट जाती है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अपवर्तन में क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है, जैसे ये प्रकाश की किरण जा रही, एक माध्यम एयर हो गया और ये दूसरा वाटर हो गया, तो ये क्या हल्की सी विचलित हो जाती है, क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो ये, और तीसरा विवर्तन, डिफ्रैक्शन, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो जाती है कि किनारों से मुड़ जाती है। तो और व्यतिकरण में क्या होगा, जो दो प्रकाश की जो तरंगे होगी या किरणें होगी वो जैसे ही के मिलती है, आपस में मिलती है, तो या तो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या शून्य हो जाएगी। तो एक तरफ तो क्या होगा, अंधेरा होगा, और एक तरफ क्या होगा, एक तरह से मतलब तीव्रता दिखाई देगी, उजाला दिखाई देगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, यह क्या है कि व्यतिकरण है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी विद्यार्थी ने पानी से भरे गिलास में पेंसिल डाली तो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो मैंने अभी जस्ट कहा था अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका सही कारण क्या है, अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो वर्षा की बूंदें कैसी दिखाई देगी। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो, ग्रेविटेशन नहीं हो, यानी कि जी क्या हो गया, जीरो हो गया,
जी क्या है 0, तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो क्या हो गया 0 हो गया। तो प्रकाश वर्षा की बूंदे होगी वो कैसी होगी, या गोल दिखाई देगी, नहीं गिरेगी, या तेज गिरेगी, या आकार बदल देगी। तो जब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है और जो वर्षा होती है वो ऊपर से नीचे, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही तो बरसात हो रही है, तो गिरेगी ही नहीं, क्या नहीं होगा, बूंदे नीचे ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो वर्षा की बूंदे नीचे गिरेगी ही नहीं। यदि हम पौधे को अंधेरे कमरे में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हम पौधे को अंधेरे कमरे में रखें और केवल एक ओर से खिड़की से प्रकाश आने दे तो पौधे का तना प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। यह किसका उदाहरण है? तो आपसे क्या पूछा है कि हम पौधे को क्या करें, किसी अंधेरे कमरे में रख लें और फिर क्या करें, कुछ प्रकाश की किरणें किसी खिड़की से एक ओर से ही आने दें। तो ये जो पौधा है वो किस ओर मुड़ जाएगा, तो प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहे थे। हाइड्रोट्रोपिज्म का मीनिंग तो क्या होगा कि पानी या जल से संबंधित है। जियोट्रोपिज्म यानी कि पृथ्वी से संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। फोटोट्रोपिज्म प्रकाश से संबंधित है। तो इसका जो फोटोट्रोपिज्म है तो वो क्या है, इसका सही आंसर है कि किसकी वजह से हो रहा है, पानी की वजह से। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? अब पाचन तंत्र अगर हम देखें तो पाचन तंत्र में जो पाचन है वो तो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, अगर हम उसका पूरा पाथ देखें। ठीक है, ये हमारे पास एक मानव है और ये उसका मुख वाला पार्ट है। ठीक है, और ये उसकी क्या है, बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा, और ये क्या है उसका इसोफेगस वाला पार्ट। ठीक है, और ये उसका पेट वाला पार्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से, और नीचे क्या होगी, आते। क्लियर है? अब हमें पता है कि जो पाचन होता है या फिर जैसे फूड को या भोजन ग्रहण किया जाता है तो मुख से किया जाता है। जब मुख से भोजन ग्रहण किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, दूसरा प्रोटीन का पाचन होता है, और फैट का पाचन होता है, वसा। विटामिन और मिनरल्स का पाचन नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई पाचन नहीं होता है, जल का भी कोई पाचन नहीं होता। क्लियर है? तो इनका तो सिर्फ क्या होता है, अवशोषण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर आपसे पूछा जाए तो वो तो कहाँ हो जाता है, मुख में। लेकिन आपसे पूछा गया है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेट वाले पार्ट में या स्टमक वाले पार्ट में, अमाशय में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आई थिंक समझ में आया होगा कि पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाता तो क्या बताते, मुख से, लेकिन आपसे प्रोटीन का पूछा गया है तो वो कहाँ से होता है, अमाशय वाले पार्ट में। ठीक है, और कोई भी अगर आपको टेक्निकल इशू हो, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही हो, तो या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। आप तैयारी करते रहिए।